सो फिन आइडियाज बुल्स आई स्ट्रेटेजी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स. सी हाउ इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट टू अस. द सेकेंड पॉइंट, investment in combination of index and debt. So this strategy is the combination of trading with index and putting our money on debt. And the third one is the, अगर पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जब अपन समझ जाएंगे तो समझ में आएगा व्हाट इज बुल्स आई स्ट्रेटेजी. और सबसे लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे. तो आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस हो आप अपने क्वेश्चंस लिख के रख सकते हैं. एंड लास्ट में मैं आपको पूरा मौका दूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस को हमें पूछ पाएंगे. तो फ्रेंड्स, शुरुआत होती है ये वापस प्रॉपर्टीज के ऊपर से. लोगों ने बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट की प्रॉपर्टीज के अंदर में. सो प्रॉपर्टी में इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करने का लेना देना यहाँ पर क्यों आया? तो यहाँ पर इसलिए आया कि जब मार्केट के अंदर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला टाइम होता है तो प्रॉपर्टीज डिस्काउंट में बिक रही होती है. बिल्डर्स प्रेशर में होते हैं, उनको पैसे चाहिए होते हैं. और उस समय पे अलग अलग तरीके की डील्स होती है मार्केट में. कुछ डील ऐसी भी होती हैं जहाँ पे बिल्डर बोल रहा होता है कि भाई देखो अभी पर स्क्वायर फीट जो भाव चल रहा है वो 8,500 रुपया है. मैं आपको ये जो माल है वो 6,000 में या 7,000 रुपये में दे रहा हूँ. और यदि आपको ये माल नहीं चाहिए हो तो आपको अगर बाजार तेजी में रह गया तो कम से कम 18% का ब्याज दे दूंगा. मतलब दो चीजें. पहला पॉइंट, यदि माल खरीदने को आया तो अभी 8,500 का भाव चल रहा है, मैं आपको 7,000 में या 6,000 में माल दूंगा. और दूसरा पॉइंट, यदि आपको माल नहीं लेने को आया तो आपको कम से कम 17%, 18%, 20% का आपको ब्याज मिलेगा. माई रिक्वेस्ट इज काइंडली स्विच ऑफ योर वीडियो एवरीवन. है ना, जो भी कोई ने वीडियो चालू रखा है वीडियो बंद कर दीजिए. वॉइस विल कम ओवर देयर. सो दोनों पॉइंट फिर से, आपको प्रॉपर्टी या तो सस्ते में मिल जाएगी या फिर आपको ब्याज मिल जाएगा. तो वापस ये पॉइंट आया कि जब इस तरीके की डील लोगों को मिलने लगी और अल्टीमेटली यदि उनका जो ट्रेड था वो फाइनली एकदम अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ तो पीपल मेड मनी. सो यहाँ पर क्यों ऐसा है कि प्रॉपर्टी के जो दो गुण थे वो गुण ये थे कि प्रॉपर्टी जीरो नहीं होती है, देर सवेर बढ़ती है. जो इंडेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का जो लॉजिक था वही लॉजिक यहाँ पर आया हुआ है कि भाई प्रॉपर्टी के दो गुण है. इंडेक्स वो कभी भी जीरो नहीं होती है, देर सवेर बढ़ती है. लेकिन इक्विटी में हमको ऐसा भरोसा नहीं होता है. अगर गलत इक्विटी हाथ में आई भी हो तो पैसे जीरो होते हैं, तो वहां पर हमको रिस्क हाई फील होती है, रिटर्न्स भी हाई होते हैं. तो हमको ये डिसीजन लिया हमने सबसे पहले कि वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड इन इंडिविजुअल इक्विटीज. तो इंडिविजुअल शेयरों में काम ही नहीं करना है. दैट मीन्स नो रिलायंस, नो टाटा स्टील, नो सुजलॉन, नो एजुकॉम, नथिंग एल्स. नो इंडिविजुअल शेयर्स. वी आर गोइंग टू ट्रेड ओनली एंड ओनली इंडेक्सेस. सो इंडेक्स क्यों? तो आज एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी. जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं उनका मार्केट कैप के हिसाब से वो एवरेज है. इसका मीनिंग बहुत सिंपल है कि अगर मैंने आज इंडेक्स लिया है, फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सेफ्टी की बातें कर रहे हैं कि एक बार अच्छे से समझ लें कि हमारे को सेफ्टी क्या क्या मिलने वाली है. तो उसके बाद हम समझेंगे कि अच्छा अगर ये सारी सेफ्टी अवेलेबल है तो अब हमको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है. तो सबसे पहला पॉइंट था कि अगर वो टॉप 50 कंपनीज की एवरेज होती है तो इसका मतलब है आज उस टॉप 50 में रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, टीसीएस है. कोई जमाने में सत्यम, आरकॉम ये सब भी अंदर थे, पर जैसे ही वो 51 नंबर पे आए वो ऑटोमेटिक निकल गए और दूसरी कंपनी अंदर आ गई. इसका मीनिंग है जो काम हम अपने पोर्टफोलियो में नहीं कर पाते हैं वो काम ये एकदम अच्छे से कर लेते हैं. कमजोर आइटम ऑटोमेटिक बाहर और स्ट्रॉन्ग आइटम अपने आप अंदर. तो अगर स्ट्रॉन्ग अपने आप अंदर आता जा रहा है और कमजोर आइटम अपने आप निकलता जा रहा है तो ये हमको एक श्योरिटी दे देता है कि पैसों को कभी भी जीरो तो नहीं ही होने देगा, क्योंकि हमेशा टॉप 50 का ही एवरेज है. आज एनएससी के अंदर में ऑलमोस्ट 1800 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं. बीएससी में लगभग 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं. इसमें टॉप 50 जो कंपनीज है मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से उनका एवरेज है ये इंडेक्स. तो कमजोर आइटम निकल जाता है और स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो हमको ये श्योरिटी दे देता है कि देर सवेर जीरो कभी भी नहीं हो सकता. और देर सवेर बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? तो थोड़े समय पहले रिलायंस 9 लाख करोड़ था, एचडीएफसी की वैल्यूएशन 8 लाख करोड़, टीसीएस 6 लाख करोड़. ऐसे यदि हम 50 की टोटल करें तो दैट 50 का टोटल था 90 लाख करोड़. मतलब क्या? मतलब 90 लाख करोड़ रुपए का एक चेक फाड़ो आप
तो इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का पूरा होल्डिंग आपका हो गया। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये इतना पॉसिबल नहीं होते, पर ऐसा मीनिंग ये है इसका समझने का कि 50 कंपनियों की टोटल वैल्यूएशन 90 लाख करोड़ है, दैट इज इक्वल टू 12,000 का इंडेक्स था। अब यदि रिलायंस का भाव बढ़ता है तो उसकी कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, तो ये टोटल बढ़ती है, तो इंडेक्स बढ़ जाता है। और द सेम वे रिलायंस का भाव टूटता है तो ये कंपनी की वैल्यू टूटती है, तो ये टोटल टूटती है, तो इंडेक्स टूट जाता है। अभी की सिचुएशन में टूटने वाला काम हुआ, इन सब कंपनियों के भाव टूटे तो ये वैल्यूएशन टूटी, तो ये टोटल टूटी, तो इंडेक्स टूट गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है कि यदि इंडिया की टॉप जो सबसे महंगी कंपनी है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली कंपनी है, तो इंडिया की यदि टॉप कंपनी आज अगर 9 लाख करोड़ की है, तो आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जो इंडिया का सबसे बड़ा सुपर पावर होगा, जो इंडिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी होगी, लॉजिकली उसका वैल्यूएशन 9 लाख करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो ज्यादा होगा तो अपने आप ये टॉप 50 कंपनियों का वैल्यूएशन 90 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर वो ज्यादा होगा तो इंडेक्स यहाँ से ऊपर हो जाएगा। इसका मीनिंग, जैसी प्रॉपर्टी के अंदर में दो गारंटी हमको मिल रही थी कि पैसे जीरो नहीं होते और देर सवेर बढ़ जाते हैं, ये दोनों का दोनों गारंटी हमको इंडेक्स भी देता है कि वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो टॉप 50 का एवरेज है और वो देर सवेर बढ़ ही जाएगा, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली लिंक विद द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इन्फ्लेशन के कारण भी मार्केट कैप बढ़ता है, ग्रोथ के कारण भी मार्केट कैप बढ़ता है, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के सिनेरियो के अंदर में इंडेक्स बड़ा अधिक जाएगा। पिछले 40 साल के अंदर में 1979 से बीएससी शुरू हुआ 100 पॉइंट से, 1988 आते आते 100 का 600 हो गया 10 साल में 6 गुना, 98 आते आते 600 का 3600, अगेन 10 साल में 6 गुना, 2008 3600 वाला 21,600, अगेन 10 साल 6 गुना। मेरा कहने का यहाँ पर ये लॉजिक नहीं है कि पैसे 10 साल में 6 गुना हो जाते हैं क्या, कहने का लॉजिक है कि इतने साल के दौरान बहुत कुछ हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ हुआ। इंदिरा गांधी हत्याकांड, राजीव गांधी हत्याकांड, सरकार का बनना गिरना, केतन पारेख, हर्षद मेहता, पर अल्टीमेटली इंडेक्स चल गया। चल क्यों गया? लॉजिक सिंपल था, यदि उन कंपनियों में से कोई भी कंपनी टूटी है तो उसको बाहर निकाल दो, दूसरी कंपनी को अंदर ले लो। तो अगर हमेशा टॉप 50 कंपनी उसके अंदर जुड़ी हुई होती हैं तो ओवरऑल वो बढ़ता चला जाता है, कंपनियां बदलती रहती है, तो कंपनियां बदलती रहती है, वो बढ़ता चला जाता है, तो इसका मीनिंग एकदम सिंपल है कि हमारे को इंडेक्स में ग्रोथ मिल जाती है। तो मुद्दा यदि अगर एकदम क्लियर हो, यहाँ पर अपने को जो शुरुआत का पार्ट था वो इंडेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी वाला ही पार्ट था, जो ये क्लैरिटी देता था कि पहले यदि आपका इंडेक्स पे पूरा फोकस हो तो वहां से अपने को ये क्लैरिटी मिल जाती है कि मेरे पैसे जीरो तो नहीं होने वाले। अब मुद्दा आता है कि मैं इसको कैसे डील करूं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने शुरू कर रहा हूं, और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले प्रॉफिट की डेफिनेशन ढूंढते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट का एक ही डेफिनेशन होता है, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो। यदि सस्ते में खरीदा और महंगे में बेचा है तो प्रॉफिट होगा, और उल्टा उल्टा किया है तो लॉस होगा। अब मुद्दा, हमेशा महंगे में बेचना हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि महंगे में बेचना इज डिपेंडिंग अपॉन भविष्य, कि भविष्य में क्या भाव आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है महंगे में बेचना। पर सस्ते में खरीदना इज इन अवर कंट्रोल, व्हेन टू बाई एंड हाउ टू बाई, कि मेरी परचेजिंग कॉस्ट ही कम हो जाए। कितनी आज के टाइम पे जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस उनकी कंपनी के अंदर की प्रॉफिटेबिलिटी का एकदम क्लियर है कि हम लोग हमेशा कॉस्ट कॉन्शियस होते हैं, हम लोग कॉस्ट को कैसे कर्टेल कर सकते हैं, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उस पर फोकस करते हैं। कॉस्ट यदि कम होगी तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर भी अपने पास में आपका माल बिकेगा कितने में वो मुझे नहीं पता है अभी, पर अपन अपना माल को सस्ते में कैसे खरीद सकते हैं वो हमको समझ में आ रहा है कि वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए पूरा का पूरा बुल साइज स्ट्रेटेजी का पूरा प्लान बनाया हुआ है। अब सबसे पहले, आज का मार्केट लगभग निफ्टी 8250, तो 8250 के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ। अब आपके पास में अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि यदि आप निफ्टी 8000 में खरीदने को तैयार हो तो 21% का ब्याज मिल रहा है। अगेन, करंट निफ्टी इज 8250, दीज ट्रेड्स आर फॉर दिसंबर 2020, तो दिसंबर 2020 के लिए, मतलब 9 मंथ्स फ्रॉम नाउ, 9 महीने के लिए ट्रेड है। अगर आप निफ्टी 8000 में खरीदने को तैयार हो तो आपको 21% का ब्याज मिल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, निफ्टी बढ़ गया या घट गया, ये 21% का ब्याज तो आपको मिलेगा ही।
यदि आप निफ्टी 7000 में खरीदने को तैयार हो, आप और सस्ता मांग रहे हो, you will get the interest of 17% annualized. And if you want Nifty to buy at 6,000, you will get interest of 14%. अच्छे से समझना फिर से, निफ्टी करंट में चल रही है 8250, दिसंबर 2020। अगर आप निफ्टी 8000 में खरीदने को तैयार हो तो 21% का ब्याज है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कल को यदि निफ्टी टूटी तो आपको 8000 में निफ्टी लेनी होगी दिसंबर में, और 21% का ब्याज आपको मिल रहा है। कल को निफ्टी बढ़ी हुई रह गई तो आपको 21% का ब्याज तो मिल ही गया। तो वैसे भी आज अगर जो व्यक्ति ये सोचता हो कि मैं निफ्टी अभी खरीद लूं और 20-21% का अपने को रिटर्न मिले तो मैं निकल जाऊं, तो वो आज खरीद रहा है तो वो 8250 में खरीद रहा है। जबकि वही ट्रेड अगर वो यहां पर मारे तो उसको 8000 रुपए के अंदर में निफ्टी खरीदने का हक मिल रहा है और साथ में उसको 21% का ब्याज मिल रहा है। तो उसका मतलब उसका 8000 माइनस 21% की उसकी कॉस्टिंग होगी, क्योंकि ये ब्याज तो उसको मिलना ही है। 7000 में यदि वो निफ्टी खरीदने को तैयार है तो 17% का ब्याज मिल रहा है। सो 7000 माइनस 17% इज द कॉस्ट फॉर दैट पर्सन फॉर बाइंग निफ्टी। और 6000 के लिए अगर वो रेडी है तो वो 14% के ब्याज पे कमा रहा है वो। तो मुद्दा एकदम क्लियर है कि अब ऐसा काम कर रहे हैं तो किस तरीके से ये काम हो रहा है। तो बहुत अच्छे से पहले मैं पूरी स्ट्रेटेजी को समझा देता हूं कि हम लोग एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, और उसके बाद में अपन उसके सारे क्वेश्चंस को ले लेंगे कि ये क्वेश्चन से अपने को क्या क्या बेनिफिट उठ सकता है। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर आप 8000 के अंदर में निफ्टी खरीदने को रेडी हो, जस्ट अ सेकेंड। सो फ्रेंड्स, आई एज्यूम कि अभी आपको एक्सेल शीट दिखाई दे रही है, यस और नो? ग्रेट, थैंक यू। यस, ओके, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। Friends, now can you see the Excel sheet? Okay, great. So सबसे पहला मुद्दा, निफ्टी करंट में चल रहा है 8250। हमारे पास में तीन अलग अलग स्ट्राइक्स है कि कट ऑफ रेट 8000 की कट ऑफ रेट है, 7000 कट ऑफ रेट है, 6000 कट ऑफ रेट है। निफ्टी का जो एक लॉट है वो 75 क्वांटिटी का होता है। सो निफ्टी का एक लॉट 75 का है। इसका मतलब यदि आप 8000 में निफ्टी लेने को तैयार हो तो आपको अभी के टाइम पे 6 लाख रुपए मैनेज करके रखने हैं। यदि आप 7000 में निफ्टी लेने को तैयार हो तो आपको यू हैव टू इन्वेस्ट 5,25,000, एंड इफ यू आर रेडी टू बाय निफ्टी एट 6000 देन यू हैव टू मैनेज 4,50,000 एज ऑफ नाउ। सो आपने इतना पैसा अभी के टाइम पे मैनेज करके रख दिया। आपने इतना पैसा अभी के टाइम पे मैनेज करके रखा है, इसका क्लियर मीनिंग ये हो गया कि कल को यदि मार्केट टूटा तो आपको इतने लेवल पे निफ्टी मिल जाएगी। टूटा का मतलब भी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल को यदि मार्केट टूटा? सो दैट मीन्स if at the end of December Nifty is below the given level, then you have to take delivery of Nifty at given level. For example, अभी 8250 है, आपने ए डील या बी डील या सी डील, ये जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा हूं आपको मैं, तो बी डील है, आपने बी सिलेक्ट किया, इसका मतलब आपने 7000 पे सिलेक्ट किया। तो कल को यदि निफ्टी 7000 से नीचे रहा तो आपको 7000 में निफ्टी मिल जाएगी, और यदि निफ्टी 7000 से ऊपर रहा तो आपको जो इंटरेस्ट कमाने का स्कोप था वो हो जाएगा। तो अब इसके अंदर में अपन ने ओवरऑल क्या किया, तो वापस अपन समझते हैं, आगे अपन प्रेजेंटेशन पे आते हैं और फिर उसके बाद में आगे और दिखाता हूँ कि किस तरीके से चला। सो आपने सबसे पहले पूरा का पूरा पैसा जैसे मैंने बताया था वो आपने पैसा इकट्ठा किया, 6 लाख या 5,25,000 जो अमाउंट था वो, और वो अमाउंट को आपने पूरा का पूरा डेट में लगा दिया।
उसी डेट को आपने एक्सचेंज में कोलेटरल की जैसे मार्जिन पे दे दिया। मार्जिन पे दिया तो अब आपके पास में लिमिट आ गई दैट यू कैन ट्रेड इन फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट नाउ बिकॉज यू हैव गिवन द कोलेटरल एज अ मार्जिन। और वो कोलेटरल में आपने क्या दिया है, तो आपने डेट दिया है। डेट का मतलब चाहे वो म्यूचुअल फंड के डेट्स हो या फिर वो इक्विटी में भी अभी डेट स्कीम वाले इक्विटीज लिस्टेड हो गए हैं, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स वगैरह, तो आपने वो कुछ भी डेट खरीदा और रखा। क्या क्या डेट लिए जा सकते हैं वो हम आपको ऑफ मार्केट वापस समझा पाएंगे इस प्रेजेंटेशन के बाद में। मैं एकदम कंजर्वेटिव अप्रोच के ऊपर में कि मान लीजिए वो डेट ने केवल 7% का ही ब्याज कमा रहा है वो डेट, तो 7% का आपको ब्याज मिल रहा है। उसके सामने आपने पुट ऑप्शंस को सेल कर दिया। कौन से पुट ऑप्शन को सेल कर दिया? तो जो स्ट्राइक आपने चूज की है वो पुट ऑप्शंस को आपने सेल कर दिया और उसका प्रीमियम आपने सामने कमा लिया। अब इन सब चीजों का मीनिंग क्या है? तो अब इन सब चीजों का मीनिंग समझते हैं। यस, सो उसके लिए अब मैं एक और स्क्रीन ओपन करता हूं। सो फ्रेंड्स, अभी आपके पास में एक ब्लैक बॉक्स ओपन हुआ होगा फिन आइडियाज का, और ये पूरे डेटा को और ईज में लाने के लिए इसको मैं एक काम करता हूँ, एक्सेल पे ले जाता हूँ और आपको एक्सेल पे ये ज़्यादा बेटर वे में दिख जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी अपने को ये दिख रहा है कि यदि मान लीजिए मैंने 7000 का डील डन किया तो 7000 का जो पुट ऑप्शन है वो लगभग 630 रुपए में अभी चल रहा है। तो इसका मतलब है दिसंबर का जो पुट ऑप्शन है वो 630 का चल रहा है। तो आपने यदि 630 रुपए में इसको बेचा तो सबसे पहले इज इक्वल टू 630 इंटू 75। इसका मतलब आपको 47,000 रुपीज आपको अभी ऑलरेडी मिल चुके हैं इस प्रीमियम के। अब पुट ऑप्शन को बेचने का मीनिंग क्या होता है वो अपन समझ लेते हैं और उसके बाद में इसको इस डिटेल को पूरे को समझते हैं। सो पुट ऑप्शन का मीनिंग होता है राइट टू सेल। इसका मतलब आप सामने वाले को निफ्टी बेचने का हक दे रहे हो और उसके बदले में आप 630 रुपए रिसीव कर रहे हो। सो यू आर रिसीविंग 630 रुपीज you are receiving 630 rupees and you are giving right to sell to others। इसका मतलब कल को यदि निफ्टी 7000 से नीचे रह गई तो सामने वाला आदमी आपको 7000 में निफ्टी बेच देगा और आपको निफ्टी 7000 में खरीदनी होगी और उसके बदले में आपको 630 रुपए मिल गए। तो आपको निफ्टी कितने की पड़ी? तो 7000 आपको मिले हुए थे और उसमें से 630 आपको मिले हुए थे और 7000 का निफ्टी आपको आने वाला था। तो आपके लिए निफ्टी पड़ी 6370 रुपए की। क्योंकि यदि मार्केट टूटा तो मान लीजिए मार्केट अलग अलग सिचुएशन पे ऐसा समझते हैं कि मार्केट 7000 से टूट करके 6500 आ गया तो सामने वाला आपको 7000 में निफ्टी बेचेगा, आपको निफ्टी 7000 में खरीदना पड़ेगा। तो आपने निफ्टी 7000 में खरीदी और आप मार्केट में बेचेंगे तो आपकी 6500 में बिकेगी, तो आपको 500 रुपए का नुकसान हुआ। पर इसके बदले में आपको 630 रुपए मिले हुए थे, तो अभी भी आप 130 रुपए के प्रॉफिट में हो माय डियर फ्रेंड्स। यदि बाजार एग्जैक्ट 6370 आ जाता है तो आपको 7000 में निफ्टी लेने को आएगी, आप 6370 में उसको बेचोगे तो आपको 630 रुपए का नुकसान होगा। शुरुआत में आपको 630 रुपए मिले हुए थे, आप नील पे रह गए।
और कल को यदि निफ्टी 6000 हो जाती है, वो सामने वाला आपको 7000 में बेचेगा, आपको 7000 में लेने को आएगी, आपके पास 1000 रुपए का नुकसान हो गया, आपको मिला हुआ था 630, आपको अब ओवरऑल इसके अंदर में 370 रुपए का लॉस हो गया। मीनिंग सिंपल है, मार्केट करंट में चल रहा था 8250 और आपको निफ्टी की कॉस्ट आई 6370। 6370 कॉस्ट इसलिए आई बिकॉज यू हैव सॉल्व द पुट ऑप्शन, इसलिए आपको नीचे की कॉस्ट मिली। पर इस कॉस्ट को नीचे की मिलने से आपको प्रॉफिट हुआ, ये फायदा हुआ, तो साथ में एक नुकसान हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि कल को यदि मार्केट बढ़ जाता है, 8250 वाला मार्केट कल को यदि 10,000 हो जाता है, तो भी आपको ये प्रॉफिट तो 630 रुपए का ही होगा, क्योंकि अब सामने वाला आपको 7000 के अंदर में निफ्टी बेचेगा नहीं, अब वो बाजार में निफ्टी बेचेगा 10,000 में। तो उसने जो आपसे 630 रुपए का ये प्रीमियम चुका करके जो हक लिया था डाउन साइड का प्रोटेक्शन, वो उसका यूजलेस चला गया, उसका वो प्रोटेक्शन यूजलेस चला गया, तो उसको 630 रुपए का लॉस हो गया और ये 630 रुपए आपको मिल गए। पर आप अगर अपने इंटरेस्ट की यील्ड निकालोगे तो आपके लिए एक अच्छा इंटरेस्ट हो गया। अब ये तो क्या हुआ, आपने 7000 की अमाउंट को ब्लॉक किया था, 75 क्वांटिटी थी, या फिर यहां पर मैं मानता हूं कि एक ही शेयर को आपने ब्लॉक किया और 7% का ब्याज है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको एक साल के अंदर 490 रुपए अभी इंटरेस्ट के और मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप आज जाकर के बाजार में म्यूचुअल फंड खरीदते हो या आप आज जाकर के बाजार में इक्विटी खरीदते हो, तो आप आज पूरा पैसा चुकाते हो। आपने 7000 में निफ्टी खरीदने का हक लिया है, तो आप पूरा का पूरा 7000 रुपया इन्वेस्ट करोगे, और वो 7000 रुपया यदि आपने 7% पे लगाया तो 490 का इंटरेस्ट हुआ। बचे अभी तक में केवल 9 ही महीने हैं, तो अपने को ये 9 महीने का इंटरेस्ट मिला, तो इनडायरेक्टली आपको 367 रुपीज इंटरेस्ट के मिले। तो ओवरऑल आपको क्या मिला, 630 का प्रीमियम प्लस 367 का इंटरेस्ट, ऑलमोस्ट 1000 रुपी यू हैव रिसीव। और अगर आपको 1000 रुपी अगर पूरा रिसीव हुआ है, तो इसका मीनिंग है कि 7000 का अगर आपने सामने वाले को हक दिया है, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट 6000 हो गया है। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको 6000 रुपए में अभी निफ्टी मिल रही है। यदि बाजार डाउन चला गया तो आपको निफ्टी की कॉस्टिंग 6000 रुपए की आएगी। यदि बाजार ऊपर चला गया तो ये 1000 रुपी यू हैव अर्न। अब आपने अगर ये 1000 रुपी कमाया है, तो दिस 1000 डिवाइडेड बाय दिस 7000, सो एब्सोल्यूट टर्म्स में आपने 14% का रिटर्न कमा लिया। और अगर वापस इसको मैं एनुअलाइज कर दूं, तो मल्टीप्लाई बाय 12 एंड डिवाइडेड बाय 9, तो इनडायरेक्टली आपने 19% का ब्याज कमा लिया। तो आपने रिस्क क्या ली, आपने रिस्क लिया एक ऐसी एसेट क्लास को बाई करने की जिसका आपको ये श्योरिटी तो है कि वो जीरो नहीं होगी, देर सवेर बढ़ेगी, और दूसरा वो एक साल के अंदर में एनुअलाइज टर्म्स में आपको 19% का ब्याज चुका रही है, कि आपको 19% की यील्ड मिल रही है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन आया। अब ये कैलकुलेशन को अपन और ज्यादा डिटेल में अगर समझ रहे हो, तो डिटेल में समझने का मीनिंग है कि यदि मैं 7000 वाले डील को कर रहा हूं, तो मेरे को इफेक्टिवली 17.66% की यील्ड है। यदि मैं यही रेट को कुछ इसमें एक स्क्रीन पे ले आता हूं इसको, 1 मिनट केवल। यस, तो ये एनुअलाइज रिटर्न आ गया ना, बस आ गए ये सब एक स्क्रीन पे। इसका मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, यदि आप 8000 का कमिटमेंट लेते हो तो आपको लगभग 21% का ब्याज मिल रहा है। यदि आप 7000 का कमिटमेंट लेते हो तो 17.66% का इंटरेस्ट मिल रहा है। यदि 6000 का कमिटमेंट लेते हो तो 14.5% की यील्ड मिल रही है। मतलब आपको यदि लगता हो कि भाई आई एम हैप्पी विथ लिमिटेड रिटर्न, नंबर 1, और दूसरा आपको ये लगता हो कि आई एम हैप्पी टू बाय निफ्टी एट 6000 minus this 14%, so indirectly your break even will come 5290. So these are your final break evens. तो यदि आप निफ्टी 5290 में खरीदने को तैयार हो 5300 में, तो अभी का अभी 14.5% का एनुअलाइज रिटर्न कमा सकते हो। 6000 में निफ्टी लेने को तैयार हो तो 17.5% का, 7000 में निफ्टी लगभग लेने को तैयार हो तो 25% का रिटर्न मिलने का भी स्कोप हो सकता है।
और 7450 में यदि लेने को तैयार हो तो 32% की यील्ड भी कमाने को मिल रही होती है। सो दिस इज सिंपल। मार्केट के अंदर में कोरोना का भी एकदम बड़ा इफेक्ट है। किसी के लिए ये सबसे खराब समय चल रहा है कि एकदम बुलशिट टाइम है, तो किसी के लिए भरपूर अपॉर्चुनिटीज है। डिपेंड करता है हमारा फोकस कहाँ पर है। अगर इस समय पे अपॉर्चुनिटीज को ढूंढा जाए तो एम्पल अपॉर्चुनिटीज है फ्रेंड्स, जिनको हम बहुत अच्छे से, बहुत शांति से, बहुत बुद्धिमानी के साथ एनकेश कर सकते हैं। 6% 7% के एफडी के रिटर्न्स खड़े हो गए हैं, तो 7% की मार्केट के अंदर में 15 16 17 18% की कम यील्ड कमाने का स्कोप है, जिसके अंदर में आपको बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं आने वाली है। तो क्या क्या फीचर्स देखे अपन स्ट्रेटेजी के? अपन स्ट्रेटेजी के ओवरऑल जो फीचर्स हैं वो देखे कि ये स्ट्रेटेजी दिसंबर 2020 के लिए है, कि दिसंबर तक के लिए आपको पोजीशन खड़ी रखनी चाहिए। इसमें कोई भी तरीके का एंट्री लोड या एग्जिट लोड नहीं है। आप घुसते समय कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं भरते हो, निकलते समय कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देते हो कि कोई एग्जिट लोड लग रहा है कि आपको, आप बीच में भी कल को निकलना चाहते हो। समबडी मे हैव द क्वेश्चन कि कल को मान लो मार्केट यहीं से बढ़ जाए। सो नॉर्मली मार्केट अगर यहाँ से बढ़ जाता है तो तुरंत ही आपको गेन आना शुरू हो जाता है। आप उस समय पे अपना गेन बुक भी कर सकते हो, अपना प्रॉफिट ले सकते हो। बट इफेक्टिवली अगर ये उस व्यक्ति के लिए ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है जो ब्याज कमाना चाहता हो। या सो जो क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं मेरे पास में कंटिन्यूअसली, ये क्वेश्चन सबके आंसर मैं दूंगा, आप अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रखिएगा केवल। आई विल गिव द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। तो कोई भी एंट्री एग्जिट लोड नहीं हुआ, सारा का सारा काम आपके खुद के अकाउंट में है। इसका मतलब आपको कोई भी थर्ड पार्टी को पैसा नहीं देना है। आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में काम कर रहे हैं, आपका पैसा आपके पास है, आपकी जो डेट है वो आपके पास पड़े हैं। इसे क्या अपॉर्चुनिटी दिया इसने? तो ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है इंडेक्स को लोअर रेट पे बाई करने का। अपॉर्चुनिटी दूसरी दे रहा है कि एक अच्छा इंटरेस्ट कमाने का। अच्छा, मजेदार पॉइंट आपने समझा इसमें क्या था? इसका मजेदार पॉइंट था कि मानो आपने 7000 में निफ्टी को ब्लॉक किया, क्या आई एम रेडी टू बाय इंडेक्स एट 7000, तो वो अगर एक्सरसाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब 7000 में माल आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको ब्याज तो हर लेवल पे मिलेगा ही। इंडेक्स टूट गया तो भी वो इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, बिकॉज दैट प्रीमियम यू आर गोइंग टू रिसीव। और अगर मार्केट ऊपर ही चला गया तो भी वो अमाउंट इंटरेस्ट तो आपको मिल ही रहा है। इसका मतलब आपका इंटरेस्ट तो नक्की ही है। अब यदि आप ये, वो आदमी के लिए तो एकदम क्लियर कट बहुत अच्छा है जो अभी के टाइम पे इंडेक्स खरीद रहा है और 15-20% के ऊपर में बुक करने वाला ही है, तो उसको तो यही ट्रेड ही करना चाहिए, क्लियर है वो। क्योंकि अगर वो यही ट्रेड करता है तो उसको दो बेनिफिट हो गए। उसको निफ्टी पहले तो बहुत बड़े डिस्काउंट में मिल रही है, और अर्निंग तो उसको वही ऊपर में 15-20% 25% जो उसका एक्सपेक्टेशन है उतना उसका मिल ही रहा है। तो वो दोनों बेनिफिट उसके साथ में खड़े हो रहे हैं। और सारा का सारा काम एल्गोरिदम्स के थ्रू किया जा सकता है। एल्गोरिदम से करने के अंदर में बेनिफिट ये होता है कि कई बार अपने को मार्केट बहुत ज्यादा इन द मनी, आउट एट द मनी, आउट ऑफ द मनी हो जाते हैं, ऑप्शंस इलिक्विड हो जाते हैं, तो उस समय पे सही रेट पे घुसना निकलना, ये सारे काम के लिए ये चीजें बहुत आरामदायक होती है। बहुत इजीली सही भाव पे अपने को एग्जिट देने की श्योरिटी दे पाता होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी का टाइम ही है, समझिएगा जिन्होंने ये ट्रेड थोड़े समय पहले किया था और किसी ने 12,000 का ब्लॉक किया था रेट को, या 11,000 11,000 को ब्लॉक किया था, तो अब मार्केट 8,000 के नजदीक आ गया, तो वो ऑप्शन एकदम इलिक्विड हो गए। तो उनको सही भाव पे एग्जिट करवाना, ये भी अपने आप में एक स्किल गेम है। तो वो स्किल के लिए एल्गोरिथम कैन हेल्प यू। इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप मैन्युअली कर ही नहीं सकते, कि आप मैन्युअली कर सकते हैं, पर एल्गोरिथम्स होते हैं। मतलब ये वो वाला पॉइंट हुआ कि मुझे कहीं जाना है तो गाड़ी मेरे को ज्यादा मदद, मतलब इजीली ले जाएगी, बट दैट डजंट मीन कि पैदल नहीं जा सकते। क्या पैदल भी जा सकते हो आप? सो व्हाट वी चार्ज, तो हम लोग इसमें कमर्शियल लेते हैं। जो भी एक्सपोजर आपने इन्वेस्ट किया उसका 1% एक्सपोजर हम लेते हैं, और अपने जो कैलकुलेशन गिनी है उसमें वो 1% को ऑलरेडी डिडक्ट करके आपको नेट के आपके हाथ में आया वो निकाल के ही दिया हुआ है। सो आपने अपना 1% का हमारे को फी मिल रहा है, इसके अलावा बाकी की जो भी अर्निंग है डेट की और इक्विटी की, वो सब आपकी है। सो दिस वॉज द फिन आइडियाज इंडेक्स बुल्स आई स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर में जिस व्यक्ति का बाजार के अंदर में आने वाले समय में तेजी की धारणा है, लेकिन उसको डर भी लग रहा है कि ये लेवल पे एंट्री लूं या नीचे का लेवल ढूंढूं, तो उसके लिए काम का है। क्योंकि नीचे का लेवल हमेशा बॉटम ढूंढना इज वेरी डिफिकल्ट।
लेकिन हमारे यहाँ पर अभी जितने यहाँ पर ये 80 पार्टिसिपेंट्स है उसमें से 50 लोग ऐसे होंगे जिनको हर एक को ये धारणा है कि मेरे हिसाब से साहब बाजार जो है ना 7,000 के नीचे नहीं जाएगा, मेरे हिसाब से 7500 इज दी रॉक बॉटम, किसी को 6500 लग रहा है, तो वो उसका इंतजार कर रहे हैं और वो इंतजार के कारण कल को हो सकता है घुस नहीं पाए, तो वो नहीं घुस पाए, उसकी जगह पे वो अभी का अभी इस लेवल के ऊपर में वो लेवल को बुक कर सकते हैं। तो नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स दी क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेरे को हेल्प करना को होस्ट में जो भी है, साथ में उदीप्त या शैलेश, कि इन लोगों को राइट्स मिल जाए कि दे कैन आल्सो अनम्यूट देमसेल्व्स। ओके, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स। चलो मैंने आपको राइट दिया है, अब आप लोग एक एक करके अपने क्वेश्चंस को पूछिएगा और आई विल ट्राई टू प्रोवाइड दी गिव द आंसर्स टू ऑल ऑफ यू। या सो फर्स्ट क्वेश्चन किसका है? ओके, नरेश भाटिया। नरेश भाई प्लीज आस्क। अब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस एग्जैक्टली, नरेश भैया अच्छे से सुनाई दे रही है आवाज, बोलिए। मुझे ये सवाल था कि आपने जैसे सजेस्ट करा 7,000 का पुट बेच दीजिए या उसके नीचे का पुट बेच दीजिए, हाँ, तो क्या राइट स्ट्राइक प्राइस को चूज करने में आप मदद करेंगे क्या? ऑनेस्टली नहीं कर पाएंगे, कारण हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस आता नहीं है ऑनेस्टली। सो हमारा क्या मानना है मैं वो बता सकता हूँ। जी। हमारे हिसाब से तो इंडेक्स ये लेवल के ऊपर में भी अच्छा ही है, समझिए। क्यों अच्छा। अच्छा है? क्योंकि यदि मैं दूर को देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि दूर में तो क्लियर जो शुरुआत वाली जो स्लाइड थी वो बता रही थी कि वो जीरो नहीं हो सकता और देर सवेर तो बढ़ने वाला है। जी जी तो जी। यदि वो दो चीजें क्लियर है तो अब मैं रॉक बॉटम ढूंढने जाऊं और उस चक्कर के अंदर मैं अपॉर्चुनिटी गंवा दूं, तो हम्म। दैट बिकम्स द प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर अस। तो अच्छा। इसके कारण से जब 9,000 था तो ऑनेस्टली हमने 9,000 में भी लोगों को माल दिलाया है, आप समझिएगा। हाँ क्योंकि हाँ। हमको वो भी लग रहा था कि बस हो गया, आप ले लो, पर यही कह के लेते थे कि देर सवेर तो आपको रिटर्न छूट जाएंगे, आप खड़े रहो आराम से। बराबर। तो हम लोग भी। स्ट्राइक चूज हम लोग करवाएंगे आपको। वो किस बेस पे कराएंगे कि जब आपका रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे ना, एट द टाइम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड that what kind of risk profile you are having, what kind of हम्म। time you can provide to this market, and accordingly we will recommend you कि आप ये वाला ट्रेड लो, this will be suitable for you। अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग रिस्क प्रोफाइल है ना, किसी को 25% का एक्सपेक्टेशन होगा 30% कमाने का, और कोई 12% में भी खुश है, तो उसकी उसकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उसको स्ट्राइक चूज करवा सकते हैं। इस तरीके से हेल्प कर पाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। रोहित भैया, इजी तो वाला मेरा भी क्वेश्चन पूछना रोहित भैया। हेलो, कैन यू हियर मी सर? यस सर, बोलो। या सो मेरा एक सिंपल सवाल था कि अभी है ना, सबको जैसे बॉटम चाहिए वैसे मैं भी बॉटम ढूंढना चाहता हूँ। तो क्या मैं ना दो जगह एंट्री करूँ, यानी कि मैं एक है ना 8,000 का लॉट लूँ और एक 7,000 का लॉट लूँ। ठीक है, ओके, अभी मैंने 8,000 का लॉट लिया और समझो 7,900 मार्केट आ गया तो वो मुझे बाय हो जाएगा, मेरा 8,000 का लॉट मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। ओके, और हो सकता है कि 7,000 तक ना जाए और 7,000 नहीं पहुंचा तो फिर मुझे वो लॉट 7,000 का नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ उस पर इंटरेस्ट कमाता रह जाऊंगा और दिसंबर में मुझे जो भी है मेरा फंड वापस मिलेगा। दैट्स राइट, इजंट इट? क्योंकि मेरे को मेरा मार्केट 7,000 तो पहुंचा ही नहीं, तो मुझे तो 7,000 का माल मिलेगा ही नहीं। राइट। सो ना, अच्छा आपने पॉइंट दिया है, तो मेरे ख्याल से ना मैंने एक दो लाइंस कुछ बोलना रह गया है प्रेजेंटेशन के अंदर, मैं एक दो लाइन और ऐड कर रहा हूँ, उस लाइन को अच्छे से सुनिएगा। अभी मार्च एंड हो गया है, अप्रैल शुरुआत हुई है, अभी आज 1 अप्रैल है। सो 1 अप्रैल को आप अगर घुस रहे हो, बीच में कल को कोई कारण से बाजार रोहित भैया 8,000 की जगह एक बार 7,500 आया और बाद में वापस वो 8,500 हो गया दिसंबर एंड पे, तो दिसंबर एंड में बाजार कहां पर क्लोज हुआ है उसके हिसाब से आपकी एंट्री या आपको ब्याज, ये दोनों नक्की होंगे। मतलब वैसे लोगों ने यही समझा होगा, पर फिर भी मैं क्लियर कर रहा हूं। तो इसका मीनिंग हुआ कि दिसंबर एंड में बाजार कहां पर जा रहा है उसके ऊपर से नक्की होगा कि आपके पास में माल और इंटरेस्ट दोनों आ रहे हैं या खाली इंटरेस्ट आ रहे हैं। तो आपका जो कहना है वो एकदम लॉजिकल है कि व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड कि बॉटम कहां पर है, तो मैं दो अलग अलग स्ट्राइक को चूज कर लूं, तो इंटरेस्ट हो सकता है मेरा थोड़ा कम हो, मीडियम हो जाएगा, लेकिन मेरे को दोनों अलग अलग लेवल के ऊपर में माल मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। दैट इज परफेक्टली करेक्ट, योर कैलकुलेशन इज करेक्ट।
ओके, सो ये अच्छा क्लैरिटी दे दी आपने कि ये बीच में अगर मेरा स्ट्राइक रेट हिट होता है तो मुझे माल नहीं मिलेगा, वो 31 दिसंबर को मेरा स्ट्राइक रेट हिट होगा तो ही मुझे माल मिलेगा। एग्जैक्टली 31 हाँ, दिसंबर या ये मैं 26 समझा नहीं दिसंबर, था, जो ये भी मैं समझा दिसंबर नहीं था। मैच्योरिटी है। यस ओके, मैं समझा अभी। थैंक यू, थैंक यू। है ना, डन, थैंक यू। राजू भैया, यस मिस्टर राजू एस, या प्लीज अनम्यूट कर दिया है मैंने, बोलिए आप अपना क्वेश्चन बोलिए। या सर मिनिमम साइज क्या है फंड साइज? सो मिनिमम साइज यही सिंपल 6 लाख, 5 लाख 25,000, 4 लाख 50,000, जो स्ट्राइक आप चूज कर रहे हो ना, जो कट ऑफ रेट मल्टीप्लाई बाय 75। सर तो मिनिमम लॉट साइज से काम स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली कर सकते हैं, थैंक यू सर। है ना, डन। यस आईफोन, हेलो या बाकी जिन लोगों ने भी विनोद अपने आप सर। को अनम्यूट किया है ना, वो अपने आप को म्यूट कर लें, इट विल बिकम हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। या प्लीज बोलिए। हेलो यस यस बोलिए। विनोद भाई। हाँ विनोद बोलिए शाह विनोद। बोलो। यस विनोद भाई बोलिए। ओके, आईफोन, आईफोन के नाम से कौन है भाई? हेलो या बोलिए। सर, अगर निफ्टी यहाँ से 3 साल के लिए 6,000 रह जाती है वहीं का वही, तो कुछ रोल ओवर कॉस्ट लगेगा हमको निफ्टी कैरी फॉरवर्ड करने का? सो निफ्टी अगर 3 साल के लिए या 13 साल के लिए 6,000 पे रह जाती हो, आपको कोई रोल ओवर कॉस्ट नहीं लगेगा। रीजन सिंपल है, आपने पूरा पैसा शुरुआत में दे दिया है। कल को ओके। मान लीजिए आपने आपने 6,000 का या 7,000 का कट ऑफ लिया था, हाँ। निफ्टी 5,000 हो गई थी। 7,000 माइनस इंटरेस्ट कमा करके जो अमाउंट आई थी, उस अमाउंट पे आपको निफ्टी मिल चुकी है। तो आपके पास निफ्टी की ओके। डिलीवरी आ गई है विनोद भैया। निफ्टी 20 आएगी ना? निफ्टी 20 है, या अभी तो निफ्टी के बहुत सारे ETF अवेलेबल हो गए हैं, तो जिसकी सबसे ओके। लॉजिकल प्राइसिंग होती है वो निफ्टी आ गए, पर इंडेक्स आ गया आपके पास में। या तो आपके लिए 3 अगर साल एकदम इजी हो अगर शुरुआत में, तो निफ्टी 20 आ गया। यस, तो 3 साल के लिए फिर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा मेरे को अगर वहीं का वही रहता है तो? अगर 3 साल के लिए इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो डिपेंड क्या करता है उसके ऊपर में कि उस समय पे कॉल ऑप्शंस के क्या प्रीमियम चल रहे हैं विनोद भैया। मानो ओके आपके पास में 7,000 का आपने कट ऑफ लिया था, आपको निफ्टी पड़ी 6,000 रुपए की, ठीक है। ओके। ओके। निफ्टी चल रहा है 5,000। ओके। अब उस समय पे 6,000 का कॉल जो है वो क्या प्राइस पे चल रहा है, वो डिपेंड करता है उस समय की वॉलेटिलिटी के ऊपर। वो यदि हमने बेचा तो उसका जितना प्रीमियम था उतना आपको और मिल गया, क्योंकि अब आपको ये पता है कि मेरे 6,000 की निफ्टी, 6,000 तो मेरी कॉस्टिंग है, तो मुझे लॉस तो होने वाला ही नहीं है कल को यदि बाजार ऊपर चला गया तो हमको उस समय परफेक्ट। देखना पड़ेगा कि हमको क्या रेट ऑफ रिटर्न छूट रहा है पूरे 1 साल का या 2 साल की हमने होल्डिंग की थी, तो हमारी होल्डिंग का कितना ब्याज छूट रहा है, और क्या हम उस ब्याज में संतुष्ट हैं क्या। तो वो कॉल को बेच करके आप थोड़ी कॉस्टिंग को और कम कर सकते हो हर ओके। साल, ओके, थैंक यू वेरी मच। है ना। परफेक्ट। तो वो आगे प्रोटेक्टिव, मतलब ये जो शुरुआत में प्रोटेक्टिव पुट से जो शुरू हुआ था, वो आगे जाके कवर्ड कॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया कि मान लेकर के ऊपर का कॉल परफेक्ट। बेचने वाला काम शुरू हो गया, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। है थैंक यू ना। वेरी मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो या सर, रमाकांत श्याम बोल रहा हूँ। बोलिए जी, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू सर? एकदम मस्त। आप दुबई में भी कर सकते हो ये काम। हाँ कर सकते हैं। अरे या सर, बोलिए। हमने किया हुआ है 10,000 पे किया हुआ है, 10,000 का पुट बेचा हुआ है ओके, और पुट लिया हुआ है और निफ्टी भी लिया हुआ है। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या करना चाहिए? अभी तो भाव तो सेम ही चल रहा है, 2,000 का भाव चल रहा है ठीक है। पुट का, तो अभी हाँ, क्या करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ये अभी इस स्ट्रेटेजी से कोई लेन देन नहीं है, स्ट्रेटेजी से आपके क्वेश्चन को, तो इसको अपन हाँ ऑफलाइन लेंगे बाद में। ठीक है, ठीक, कोई बात, कोई बात, या ठीक है, ठीक। अगला बात कर सकते क्वेश्चन। गोविंद जी नमस्कार, अतुल डगले। अतुल भैया, हाउ आर यू? फाइन फाइन सर, वेरी वेल वेरी वेल। ग्रेट। अच्छा, ये जो अपन आज कैलकुलेशन अभी किया, उसमें जो स्ट्राइक रेट का 7,000 या 8,000 या 6,000 किसी का भी पुट का जो प्रीमियम कंसिडर किया, हाँ, वो आज की इंडिया वीक्स के लेके हुए या वैल्यू लेते हुए किया होगा। राइट। तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो हाँ, कल को वीक्स कम होता है या एब्रुप्टली बढ़ता है? हाँ, जैसे कुछ दिन पहले 85 भी हो गया था, राइट। या जो हिस्ट्री है दैट इज 1920, तो हाँ, उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर क्या आएगा? चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भाई आपने आज तो पुट बेच दिया कोई एक एक्स वॉलेटिलिटी के ऊपर में,
ये वॉलेटिलिटी बहुत जोर से घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है भविष्य में। तो कल को यदि मैं ट्रेड एंटर कर चुका हूं तो इसका इम्पैक्ट मुझ पे क्या आने वाला है। तो अतुल भैया इसको अच्छे से समझने जैसा पॉइंट है। आपको लॉजिकली इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव टेकन दिस पोजीशन फॉर मैच्योरिटी, नंबर 1। तो आपने तो जितना पुट का प्रीमियम रिसीव कर लिया वो आपको मिल चुका है, तो वो आज के दिन ही नक्की हो चुका था कि मुझे इतना पैसा मिल चुका है। दूसरा पॉइंट, कल को मान लो वॉलेटिलिटी बहुत जोर से बढ़ गई उसके बाद, तो वॉलेटिलिटी कितनी भी बढ़ गई तो प्रीमियम बढ़ता जाएगा, लेकिन आपका मार्जिन कॉल कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने 100% पैसा ही पहले से दे दिया है। यदि आप आज 7,000 का पुट बेच रहे हो और आपने पूरा 7,000 रुपये दे दिया, तो 7,000 का पुट जितना नीचे जाता है बाजार उतना नुकसान करता है, पर वो 7,000 से ज्यादा तो लॉस तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि निफ्टी 0 से नीचे तो नहीं जा सकती। होने नहीं है। तो आपने पूरा पैसा दे दिया है, तो आपको कभी भी मार्जिन कॉल नहीं आएगा, नंबर 1। आपको कोई नया एडिशनल लॉस नहीं होगा। और आपने नक्की ये किया था कि अगर आपने 7,000 का पुट 600 में बेचा है तो मैं 6,400 में निफ्टी लेने को तैयार हूं, मान लो। तो आपको आपका 6,400 में निफ्टी मिलना ही है, यदि बाजार नीचे रहा तो, और यदि ऊपर रहा तो वो जो इंटरेस्ट की यील्ड है वो मिलनी है। राइट, मीनिंग अगर अपन इंडिया वीक से या वोलेटिलिटी कम होती है और इसके पुट के जो प्रीमियम से वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं फॉर द सेड वो मैच्योरिटी, तो इन बिटवीन हम स्क्वायर अप करके बाहर आ सकते हैं। यस, इन बिटवीन आप स्क्वायर अप करके प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हो। यस, एग्जैक्टली करेक्ट। और एट दैट टाइम जो भी कोलैटरल लगा हुआ है दैट विल बिकम फ्री। हाँ, दैट विल बिकम फ्री for the next trade or whatever, for the next trade or whatever. Exactly correct, perfectly correct. Fine, thank you sir. Thanks a lot, thank you. Yes, next question. Yeah, Naresh भैया। yes, संजय भाई, कौन पूछना चाहता है प्लीज? गोविंद जी। हाँ बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि राइट नाउ बहुत सारे एडवाइस मिल रहे हैं कि अभी ब्लू चिप जो है वो 30% 40% कम में मिल रहे हैं। हाँ, तो वो अपने ले लेते हैं, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्राइस गेन, और जो डिविडेंड्स है वो भी मिलेगा, और एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा पीरियड है। हाँ। So I want to compare that thing with your this product, and what are the pros and cons? तो देखो, मैं अपना व्यू बोलता हूँ, वैसे इस व्यू में मेरा बायसनेस हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से इसको समझना। क्योंकि मैं इंडेक्स बायस व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले से ही। मेरा ये समझना है कि पिछले 40 साल के अंदर में बाजार बहुत बार टूटे हैं, बाजार बहुत बार बढ़े हैं, और बाजार हर बार बढ़ बढ़ के नए नए हाई बनाता गया, लेकिन हर बार की तेजी में स्टॉक बदलते गए। किसी समय का जो ब्लू चिप था वो आज का कुछ भी नहीं है, और किसी समय का जो कुछ भी नहीं था वो आज का ब्लू चिप भी है। तो यदि आप बहुत लकी रहे और आपके हाथ में इन्फोसिस आ जाता है पुराने जमाने का, तो आप मल्टीबैगर पैसा कमा सकते हो। लेकिन यदि वो नहीं हो तो इंडेक्स एक काम कर सकता होता है कि यदि कोई भी उसमें से कमजोर होगा उसको अपने आप निकाल देगा और स्टॉक को अंदर अपने आप डाल देगा, जो स्ट्रॉन्ग को। उसके कारण से वो बहुत बड़ा यूनिकनेस जो खड़ा करता है वो खड़ा करता है सेफ्टी ऑफ फंड्स का। वॉरेन बफेट ने एक बुक को बहुत अच्छे से रेकमेंड किया है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वो बुक के अंदर में खास पॉइंट लिखा हुआ है कि आपका पैसा यदि प्रोटेक्टेड है ना तो ही वो ग्रो करेगा। ग्रो क्या करेगा? वो पैसा प्रोटेक्टेड होगा तो ग्रो करेगा। तो मेरा ये कहने का मीनिंग नहीं है कि आप ब्लू चिप मत खरीदो क्या, पर मेरा कहने का ये मीनिंग है कि आप कितने साल के लिए खरीदना चाहते हो। मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप यदि ये चाहते हो कि मैं मेरे बच्चों के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, या 25 साल 50 साल 100 साल के लिए, तो समझना जो आज की टॉप कंपनी है ना रिलायंस, उसकी 38 साल की कहानी है, 39 साल की कहानी है। मतलब 50 साल पहले मेरे दादाजी ने सोचा होता कि इंडिया की ब्लू चिप कंपनी खरीद लूं, तो वो खरीद ही नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय रिलायंस था ही नहीं। लेकिन अगर उन्होंने इंडेक्स खरीदा होता तो उनके जमाने के टॉप 50 उनको मिले होते। जिस दिन वो मेरे पास आता तो मेरे जमाने के टॉप 50 मुझे मिल चुके होते इंडेक्स के नाम पे, पर खरीदा हुआ इंडेक्स ही था उनके पास। और यदि 200 साल बाद मेरी 7वीं जनरेशन के हाथ में वो शेयर जाएगा तो उनके जमाने के जो टॉप 50 शेयर्स होंगे वो उनके पास होंगे। हो सकता है उन 50 कंपनियों के अंदर में से 45 कंपनियां आज आई नहीं हो। तो मेरा मुद्दा एकदम क्लियर है, हर समय पे टॉप चीज को ढूंढना मुश्किल काम है,
पर हर समय की जो सदाबहार चीज है वो आपके सामने इजीली अवेलेबल है, वो इंडेक्स है। और लास्ट लाइन को बोल के इसको कंक्लूड करता हूं, वॉरेन बफेट ने अपनी विल लिखी है और उन्होंने अपनी विल ये लिखी है कि मेरी डेथ के बाद में मेरी जो संपत्ति है उसका 90% पार्ट इंडेक्स में पार्क कर देना, ये उनकी विल है। इसका मतलब उन्होंने ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने तो जो किया कंपनियां ढूंढने का काम वो सब मैंने कर लिया, पर अब आगे तुम लोग मत करना, तुम लोग तो इंडेक्स में पैसा लगा देना, वो अपने आप काम कर जाएगा। वो उनकी विल लिखी हुई है, तो आप एक बार गूगल पे सर्च करना। तो जिसको हम इन्वेस्टमेंट का भगवान बोलते हैं उसका कंक्लूजन ये है कि भैया पैसा इंडेक्स में डाल दे। सो दैट इज वाई अपन लगे पड़े हैं कि भैया इंडेक्स पे लगे रहो, इट इज मेकिंग सेंस। और ऐसे अगर आप बता रहे हैं 35-40% ब्लू चिप टूटे हुए हैं, तो इंडेक्स भी टूटा हुआ है 35%, वो भी आपको 35% डिस्काउंट पे मिल रहा है। और ऐसा नहीं होगा कि ब्लू चिप्स तो नया हाई बनाते चले जाएंगे और इंडेक्स चल ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से दिस इज व्हाट माय व्यू इज। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा लास्ट, कौन सा एक मिनट संजय भाई को एक बार कंप्लीट करने दो। संजय भाई आपका इसमें कुछ और एड बैक कुछ? नहीं, मेरा ये कहना था जैसे आपने बोला बराबर है, इंडेक्स को आप खरीद लो पर ये जो आपने स्ट्रेटेजी बताई है इसमें तो एक अपने पुट ऑप्शन को बाई कर रहे हैं, पुट और ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो उसका एक पीरियड आपने बताया कि जैसे आपने दिसंबर का ऑप्शन आपने सेल किया, हाँ। तो दिसंबर के बाद फिर क्या होगा? दिसंबर में तो मुझे उस समय जो भी होगा उसी में निकल जाना पड़ेगा, अगर लॉस है तो लॉस। ये जो पीरियड है ना, ये जो स्ट्रेटेजी है वो दिसंबर तक के लिए है। उस मतलब समय पे अपने को फिर से ढूंढना होगा कि अब अगली अपॉर्चुनिटी क्या है, समझना। ठीक है, इन बिटवीन मुझे कोई तो ऑप्शन मिलती है निकलने की? मैंने दिसंबर का सेल कर दिया, हाँ। अभी अप्रैल में, अब मई में ये होता है कि भाई इंडेक्स या तो मेरे फेवर में है या नहीं है। ठीक है, दोनों सिचुएशन में मैं निकलने की मेरे पास क्या ऑप्शन रहती है? अगर मई में मुझे निकलना है, इंडेक्स तो अगर आपके फेवर में है तो आप निकल ही सकते हो। उसमें क्या सिनेरियो रहेगा? क्या मतलब कैसे निकल पाऊंगा मैं क्या उससे? होता है नॉर्मली, वैसे कुछ लाइनें जो और अंदर की एकदम डेप्थ तक चला जाता हूं मैं। नॉर्मली जब बाजार बढ़ता है तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम टूटता है। ठीक ये है। पुट आपने बेचा हुआ था तो आपको पुट में प्रॉफिट हो रहा होता है और उतने टाइम का जो ब्याज था वो ब्याज भी आपको मिल रहा होता है। तो मार्केट यदि बढ़ा हुआ होता है संजय भैया तो आपको वो प्रॉफिट मिल जाता है। मतलब 630 में मैंने बेचा था, प्रीमियम और मैंने वो मान 630 लो ले कि ली उस थी, समय बाजार बढ़ा ना तो वो 500 हो गया, तो 130 रुपए अभी आपको मिल रहे हैं, मैं वो लेके निकल सकता हूँ वो आप 130 लेके ले। निकल सकते हो। और अच्छा, उतने दिन जितने टाइम तक पैसा लगा हुआ था उसका ब्याज जो मिला वो ब्याज और मिल गया, तो वो दो चीज मिलकर के आप एग्जिट कर सकते हो, नंबर 1। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कल को यदि बाजार टूटता है ना तो पुट ऑप्शन बढ़ा हुआ होता है, इसका मतलब अभी आप लॉस में खड़े हो, ये भी समझ लेना साथ में। तो बाजार टूटा हुआ होता है तो आपको होल्ड करने को आएगा ये पॉइंट। अच्छा, अब ये किसके काम का था वो समझना। यदि आपका व्यू है कि गोविंद मेरे को तो 25 साल 50 साल के लिए लेनी है या 5 साल 10 साल के लिए लेना है, तो इंडेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी इज गुड फॉर यू। पर कोई व्यक्ति ये बोलता हो कि अभी बाजार एकदम टूटा हुआ है लेकिन मुझे ये भी डर है कि बाजार यही लेवल पे ही रहेगा, ये मुझे लग नहीं रहा है यहाँ से नीचे जा सकता है, उसको ये डर भी है और उसको घुसने का मन भी है, तो उसके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है कि तू ब्याज भी कमा रहा है, ऊपर की साइड में तो लिमिटेड रिटर्न में है, मतलब तो यू आर अर्निंग लिमिटेड प्रॉफिट ओनली, but at downside you are getting your stock at discount rate. This is what the beauty of this product is. So जिसको लिमिटेड कमाना हो, दिसंबर तक की स्ट्रेटेजी, लिमिटेड पीरियड लिमिटेड रिटर्न, बस लिमिटेड पीरियड लिमिटेड रिटर्न, एग्जैक्टली। ओके, तो वी कैन डिस्कस लॉन्ग टर्म बाद में कर सकते हैं डिस्कस। हाँ, उसको फिर आपको लॉन्ग टर्म करना हो तो फिर तो क्या है, ऑप्शंस के अंदर में ऐसा है किसी का भी सर पांव कैसे ही मोड़ जोड़ करके कुछ करके आगे फिट कर दिया जाता है। तो फिलहाल जो क्लियर कट जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आप दिसंबर तक यदि इन्वेस्ट करना चाहते हो और ब्याज कमाने की गणित रखते हो तो दिस इज अ गुड पॉइंट फॉर यू। रिस्क है इसमें, रिस्क ये है कि आपने जो कट ऑफ लिया यदि उससे निफ्टी नीचे चला गया तो आपके हाथ में माल आ गया, भले ही नीचे की रेट में आया पर आप नुकसान में तो दिख ही रहे हो उस समय पे, तो वो उतनी रिस्क ले रहे हो। पर आप समझोगे कि मैं 7% की एफडी से ज्यादा ब्याज कमाने के लिए इतनी रिस्क लेने को तैयार हूँ, तो आपको उसमें करना चाहिए ऐसा। डन, थैंक यू। अगला पॉइंट। सर गुड आफ्टरनून, संदीप जैन हियर। गुड आफ्टरनून संदीप भैया, हाउ आर यू? फाइन सर, आप कैसे हैं? एकदम मस्त, बोलिए। सर वॉरेन बफेट का एक कोट है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग, मेरी विल के हिसाब से इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देना, लेकिन वो कौन सा इंडेक्स है, क्योंकि यूएस में तो कई सारे इंडेक्स ट्रेड होते हैं। अच्छा, तो उन्होंने ना, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और उन्होंने उसका एकदम क्लियर आंसर दिया है। वैसे उन्होंने, आप नेट पे सर्च करोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है लो कॉस्ट इंडेक्सेस, बस उन्होंने इंडेक्स कौन सा लेना है वो नहीं लिखा है। और मेरे ख्याल से सर वो शायद, जहाँ तक मेरे को कुछ पढ़ा हुआ है तो मुझे लग रहा है वो CNX 500 है शायद। सर देखो,
CNX 500 है या कोई और स्पेशल है, वो आपने अगर कहीं ढूंढा है तो आप देख लेना, मैंने कहीं देखा नहीं है, क्योंकि ये इंडेक्स की फिलोसॉफी है और फिलोसॉफी व्यक्ति ने दी है कि इंडेक्स की फिलोसॉफी काम की है। वो इंडेक्स स्पेशली CNX 500 में कोई खास क्रिएटिविटी की हुई है वैसा कोई पॉइंट नहीं है। फिलोसॉफी ये होती है कि जिसका मार्केट कैप टूटता है वो निकल जाता है और दूसरी कंपनी अंदर आ जाती है। ये फिलोसॉफी पैसा बना रही है। यस सर। समझ में आया? तो उस कारण से अब वो अगर वो यूएस के हैं तो वो इंडियन इंडेक्स के बारे में बात नहीं कर सकते, या अपन इंडिया में बैठे तो अपन निफ्टी का गाना गा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अपन नहीं, एनएससी के बारे में कहना बात ये था कि इंडिया में भी जैसे कई इंडेक्स ट्रेड हो रहा है ना, 500 भी ट्रेड हो रहा है, बैंक निफ्टी भी ट्रेड हो रहा है, और निफ्टी 50 भी ट्रेड हो रहा है, BSE 30 भी है, हाँ। विच विल बी बेटर, ऐसा करें। सो वापस ये आपका क्वेश्चन लॉजिकल है, पर विच विल बी बेटर से ज्यादा फिलोसॉफी बेटर है। आपको जिसमें ज्यादा मन रमता हो ना आपका। हमने क्यों निफ्टी चूज किया उसका रीजन मैं बता सकता हूँ आपको। हमने निफ्टी इसलिए चूज किया क्योंकि ये सबसे ज्यादा लिक्विड है। 10 लाख करोड़ का मार्केट का जो वॉल्यूम है उसमें से 7 लाख करोड़ का वॉल्यूम इज कमिंग फ्रॉम निफ्टी इंडेक्स। यस। तो ये इतना लिक्विड है कि कल को कोई आदमी 200 करोड़ का चेक भी लिखता है ना, तो वो 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होने के अंदर में बाजार में कोई हलचल भी नहीं होती है और पूरा पैसा पार्क हो जाता है। किसी को निकलना भी हो तो किसी को फील भी नहीं होता कि कुछ सेलिंग भी आई थी, और तुरंत पैसा बाहर निकल जाता है। नंबर 1। दूसरा, इसी में ही ऑप्शन अवेलेबल है जो हमको चाहिए, तो इसके ऑप्शन लिक्विड है। तीसरा, इसके अंदर लॉन्ग टर्म ऑप्शन इसी में ही अवेलेबल है और कहीं अवेलेबल ही नहीं है। तो हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, हमारे पास में केवल इंडेक्स यही है जो हमारे काम का है। ओके, फाइन, थैंक यू। या थैंक यू। यस शशांक, हाँ बोलिए। हाँ गुड आफ्टरनून सर, शशांक है सर। या शशांक, हाउ आर यू? सर बस बढ़िया सर। सर मुझे ऐसा एक्सपायरी, अगर जो भी ऑप्शन प्रीमियम के कंपोनेंट्स रहते हैं जो हमने पढ़ा है, डेल्टा, वेगा, गामा, और अगर हम डिफरेंट एक्सपायरी के साथ इन सारे कंपोनेंट्स को स्टडी करें और मालूम चले कि अक्टूबर वाला पुट प्रीमियम जो है वो बेटर रिटर्न ऑफ पे कर रहा है कंपेरेटिंग टू दिसंबर एक्सपायरी, तो हम अक्टूबर ऑप्शन सेल करना प्रीफर करेंगे सर। हाँ, अगर आपको ऐसा मिलता हो कि भाई कोई सितंबर अक्टूबर वाला है जिसकी वॉलेटिलिटी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई चल रही है, आप वो चूज करना चाहते हो तो आप वो कर सकते होते हो। हमारे लिए शशांक क्यों ये डिसीजन लिया हुआ है, हम जनरल पब्लिक के लिए बहुत मतलब स्केल के ऊपर में काम करना चाहते होते हैं, तो हम लोग के लिए लिक्विडिटी बहुत बड़ा कंसर्न होता है। अभी जैसा वो संजय भैया ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं बीच में निकलना चाहूँ तो निकल भी सकता हूँ क्या, तो हम उनको ये नहीं कह सकते हैं कि 3 दिन बाद में कल को अगर बाजार बढ़ा और वो निकलना चाहते हैं, मैं बोलूँ लिक्विडिटी नहीं है अभी उसमें, घुसने टाइम तो इजी था, अभी तो आप मतलब एक्सपायरी पे करोगे जी, तो वो क्वेश्चन के कारण वी नीड लिक्विडिटी आल्सो, है ना। तो अभी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में आपका व्यू करेक्ट है। कल को यदि आपको कोई दूसरे ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी इससे ज्यादा हाई मिलती हो, यू कैन चूज दैट। ओके, थैंक यू सर। यस, या अंकित, आपका कोई क्वेश्चन है? गोविंद भाई, हाय, हाउ आर यू? हाँ बस फाइन, बोलो। अच्छा, मेरे को 2 क्वेश्चन है। एक कि अगर मेरे पास, अभी आपने इसमें बोला कि डेब्ट खरीद के हम लोग कोलेटरल में डालेंगे, अगर मेरे पास कोई स्टॉक पड़ा है पहले से इक्विटी, तो अगर ये कर सकते हैं कि नहीं, और अगर मेरे पास कोई म्यूचुअल फंड भी डेब्ट वाला कोई पड़ा है तो हम लोग ये कर सकते हैं। और एक था कि अगर 3 ईयर विजन है और 7-8 लाख रुपया है तो मुझे ILTS में ही जाना चाहिए कि इसमें जाना चाहिए, 3 ईयर टू 5 ईयर विजन है तो? ओके, तो पहला क्वेश्चन पहले ले लेते हैं कि किसी व्यक्ति के पास में डेट फंड पड़े हैं तो वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो किसी के पास डेट फंड पड़े हों तो वो कर सकता है, पर साथ में उसको ये समझना होगा कि मानो उसने 7,000 की स्ट्राइक का कट ऑफ लिया, कोई कारण से बाजार टूट ही गया फाइनली और दिसंबर में निफ्टी 5,000 आ गया, तो 5,000 निफ्टी आ गया, तो उसको उस समय पे 5,000 में निफ्टी को खरीदने को आने वाला है, तो उस समय पे ही शुड बी रेडी टू रिडीम देयर डेट एंड टू इन्वेस्ट दैट मनी इन इंडेक्स। नहीं तो उसको इंडेक्स में लॉस बुक करने को आने वाला है, क्योंकि 7,000 का कट ऑफ लिया था, 6,000 का ब्रेक की बनाया, और निफ्टी यदि 5,000 हो गया तो उनको 1000 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 75, तो 75,000 का लॉस बुक करना पड़ेगा या तो, और नहीं तो उनको अपना डेट को रिडीम करके पैसा इन्वेस्ट कर देना होगा। तो अगर वो डेट को रिडीम करके पैसा इन्वेस्ट करने को रेडी हो तो उनको कुछ नहीं करना चाहिए, उनको अपना डेट जहां पे पड़ा है वहीं रहने देना चाहिए। अभी देखो लगातार इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, तो पुरानी किसी की एफडी की हुई या डेट में पैसा पार किया तो ऑलरेडी गेन कर रहा है, उसको वो तोड़े और नया एफडी वापस बनाएगा या नया डेट में डालेगा तो उसको इंटरेस्ट कम होने वाला है, तो उसको वो नहीं करके उसको उसके ऊपर ही खड़े रहना चाहिए। नंबर 1।
और इक्विटी रहेगा तो स्टॉक में कोई? इक्विटी रहा तो उसको रेडी होना पड़ेगा। इक्विटी वाले में तो इक्विटी वाला जो गेम है ना, फिर जो इसका जो मेन जो कलर दिया था ना, हमने बुल्स आई का मेन कलर ये दिया कि दिस इज द गुड स्ट्रेटेजी टू अर्न इंटरेस्ट। अब भाई ने पैसा डाला ही नहीं है तो इंटरेस्ट किस चीज का? तो अब वो जो कमा रहा है ना इक्विटी के भरोसे पे, वो एक गेम खेल रहा है। क्या गेम खेल रहा है कि यदि निफ्टी 7000 से ऊपर रहेगी तो पूरा एडिशनल कमा लो आप, बिना पैसा लगाए ब्याज कमा लिया आपने। लेकिन कल को यदि बाजार घुस गया तो आप एक तो आपकी जो इक्विटी है उसमें लॉस कर ही रहे होंगे, ऊपर से आपको ये जो पुट बेचा हुआ है इसमें लॉस होगा, या फिर आपको नया पैसा डालना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसे नेचर वाला हो अंकित, जो इस चीज के लिए रेडी हो कि अगर बाजार 5000 आ गया तो मैं नया 5000 देख करके निफ्टी खरीद लूंगा, आई एम रेडी फॉर दैट, कि उतना और ले लूंगा, तो वो डबल प्रॉफिट कर सकता है। इक्विटी के ऊपर ही इंटरेस्ट कमा लिया और नीचे आया तो एवरेजिंग तो उसकी नीचे की हो गई। तो कोई व्यक्ति ये बोलता हो कि भाई नीचे के अंदर में निफ्टी उस समय खरीदनी होगी, पैसा देके खरीद लूंगा, आई एम रेडी फॉर दैट, तो वो कर सकता होता है। ओके। पर इतना फिर क्लाइंट का कन्विंसिंग, भले इतना वो क्लाइंट इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसको समझाने का जरूरत होना चाहिए, है ना? दैट यू हैव टू डू दैट। ओके, ठीक है, थैंक यू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित भैया आपका रेज हैंड किया हुआ है, अभी कंप्लीट हो गया है या अभी आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं? हेलो हेलो। या देव बोलिए। कंप्लीट हो गया, थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन था, ये जो डेट फंड है तो ये आप खरीदेंगे कि हमें सेपरेटली खरीद कर रखना पड़ेगा? दोनों चीजें अवेलेबल हैं। अगर आप हमको बोलेंगे तो हम ही खरीदेंगे नॉर्मली, क्योंकि जो मार्जिन के लिए पैसा चाहिएगा उसके लिए डेट फंड जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे ना, जहां पे पूरी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट, वहीं पे इसको करना होगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन था, ये निफ्टी फ्यूचर जो बाय करना पड़ेगा 7000, सो व्हाट आर वी एक्चुअली बाइंग? आर वी बाइंग निफ्टी 20 क्या हम क्या खरीद रहे हैं निफ्टी फ्यूचर दिसंबर के अंदर में? हाँ निफ्टी में उस समय पे अपन ईटीएफ खरीदेंगे। वो कौन सा ईटीएफ खरीदेंगे वो अभी नक्की नहीं है। अच्छा, है ना, कि निफ्टी 20 ही होगा वो जरूरी नहीं है, ऐसा समझ लो। ओके, है ना, पर ईटीएफ खरीदेंगे, फ्यूचर्स नहीं खरीदेंगे उस समय। अच्छा, ईटीएफ खरीदेंगे। हाँ, ठीक है, क्लियर। अच्छा, बीच में एक बार इंस्ट्रक्शन और दे दूं कि आप यदि इसके बारे में और आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके पास में अभी ईमेल पे एक आएगा लिंक 5900 रुपी का। ये एएमसी फी के अगेंस्ट में एडवांस लिया जाता है। ये 5900 रुपये डाल करके आप उससे आगे जो भी एडवांस क्वेश्चन हो वो सब पूछ सकेंगे। और उसके बाद में यदि आप ये काम करते हैं तो जो हमारी फी होती है एडवाइजरी, उसके सामने ये फी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आप एक 5000 रुपए का टोकन अमाउंट दे करके इस डील को आगे बढ़ा सकते हैं, कि उसके अंदर में और आगे कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, तो देन वी विल बी ओपन टू आंसर ऑल थिंग्स कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू। आपको एक वैल्यूएबल फीडबैक आपका चाहिएगा हमको, तो उसी ईमेल पे फीडबैक का भी लिंक होगा, आप फीडबैक भी देना। अगला टॉपिक किस चीज के बारे में और हमको लेना चाहिए वो भी हमको बताना। आपके अभी तक के सजेशन पे ही हम ऐसे प्रोडक्ट्स को ला पा रहे हैं, तो आगे हम लोग और नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे। तो ये दोनों का भी आपको बहुत जल्दी क्विकली ईमेल आ चुका होगा, तो आपको ये दोनों चीजें जरूर भर के देनी है। यस, अगला क्वेश्चन। बरकत भाई, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जैसे मैंने आपको ये अमाउंट जो है आप कह रहे हैं कि हम डेट फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। हाँ ठीक है बरकत भाई, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा जोर से। सर, ये आपने ये कहा कि ये अमाउंट हम लोग डेट फंड परचेज कर लेंगे और उसके बाद हम लोग पुट को बेच देंगे, दिसंबर की पुट को बेच देंगे, राइट? हाँ, उसके अगेंस्ट में हमको वो पुट को सेल करने के लिए वो फंड के अगेंस्ट वो मार्जिन मनी मिल जाएगा, राइट? कहने का मतलब हाँ, वो डेट फंड का मार्जिन आप यूज करेंगे पुट को सेल करने के लिए। डेट फंड दो तरीके से काम आ गया। एक तो डेट ने खुद भी इंटरेस्ट कमाया बरकत भाई, और दूसरा वो डेट मार्जिन के उसमें यूज भी हो गया, तो दोनों पर्पस सॉल्व कर दिए उसने। अच्छा, पुट सेल करने के लिए वो मार्जिन मनी के तरीके से हम यूज करें। हाँ, तो वो पुट सेल करने के लिए मार्जिन के तरीके से भी यूज हो गया। मतलब ये वैसा हो गया, एक प्रॉपर्टी आपने हाइपोथिकेशन पे लगाई है, उसको रेंट पे भी लगाई हुई है, तो रेंट तो मिल ही रहा है और हाइपोथिकेशन के ऊपर में उससे लिमिट भी मिली हुई है आपको। ओके, थैंक यू। है ना? या थैंक यू। यस, थैंक यू। अगला क्वेश्चन, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और पूछ लीजिए क्विकली।
सो आई एज्यूम कृणाल कुछ क्वेश्चन है आपका? रेज हैंड किया हुआ है। और शशांक हाँ आपका भी सर। कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ पूछिए कृणाल, बोलिए। सर हम सेल किया हुआ है, जैसे कि अगर मुझे जब निफ्टी बाय करने की आती है तब अपने डेट सेल करके ही बाय करेंगे ना, कि मुझे कुछ नया पैसा डालना पड़ेगा? नहीं नहीं, आपको एग्जैक्टली वही डेट को रिडीम करके ही वही पैसा यूज होने वाला है। आपको कोई नया पैसा नहीं डालना है। जो पैसा डालना है वो आपने शुरुआत में डाल दिया है। ओके, मतलब वो रिडीम करके, डेट रिडीम करके मैं निफ्टी बाय कर लूंगा लोअर एग्जैक्टली डेट पे। वो पैसा इसलिए रख लिया गया था कि आपका इंटरेस्ट कमाने का ऑब्जेक्टिव था। तो इंटरेस्ट तो आपको मिल ही रहा है, एडिशनल पुट के इंटरेस्ट से वो नया एक्स्ट्रा क्रीम बटर जो बोलो वो और लग गया। तो आपका जो इंटरेस्ट का यील्ड है वो अच्छा हो गया। अब जब निफ्टी खरीदने का समय आएगा तो डेट रिडीम हो जाएगा और इंडेक्स आ जाएगा आपके पास लोअर रेट। ओके फाइन, थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? सो ग्रेट। तो आई एज्यूम सबकी क्वेरीज कंप्लीट हो गई है। इसके बावजूद भी कुछ भी क्वेश्चंस हो तो फिन आइडियाज इज ऑलवेज देयर फॉर यू। आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। So once again, thanks a lot everyone for coming over here, for watching this webinar and for participating in this webinar. We are going to have another webinar very soon. We are just searching for new topics and new strategies. तो कहीं strategies के ऊपर में वर्क करते जा रहे हैं। हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, इंडेक्सेस के ऊपर में काम करो और कुछ इस तरीके का काम करो कि जिससे मार्केट को और इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशंस मिल सके, उनकी रिस्क कम हो सके, उनकी इंटरेस्ट या उनकी अर्निंग यील्ड्स बढ़ सके। तो बस उस पर्पस के लिए टेक्नोलॉजी के साथ में फिन आइडियाज जुड़ा हुआ है और वो ये